नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एजुकेशन (SOE) बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैग सेमेस्टर आई BSc 131 शिक्षा संप्रत्यय प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य खंड 1 शिक्षा का संप्रत्यय एवं प्रकृति इकाई -1 शिक्षा का संप्रत्यय एवं प्रकृति 1.1 परिचय। शिक्षा एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के जन्म की शुरुआत से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। हमारे जीवन के हर क्षण में हम कुछ न कुछ सीखते हैं, जो हमारे घर पर हो सकता है, हमारे विद्यालय में हो सकता है, हमारे समाज में, कार्यस्थल में तथा कई अन्य स्थानों पर। शिक्षा हमें हमारी संभावित क्षमताओं को समझने में सहायता प्रदान करती है, जिससे कि हम उनका उपयोग अपने कामों में कर सकें। शिक्षा हमारे रवैये में बदलाव लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और यह हमें स्वयं की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करती है। अपने कार्यक्षेत्र की दृष्टि से शिक्षा का लक्ष्य भी बहुत व्यापक है तथा यह व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विद्यालयी पढ़ाई, निर्देशन, प्रशिक्षण तथा शिक्षण के माध्यम से मानवों में मूल्यों का सृजन करना है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत इकाई आपको शिक्षा के संप्रत्यय एवं प्रकृति को समझने में सहायता प्रदान करेगी। यह आपको व्यक्ति तथा समाज के विकास में शिक्षा के लक्ष्यों को समझने में भी सहायता प्रदान करेगी। अंततः यह इकाई आपको शिक्षा एवं विद्यालयी पढ़ाई, अधिगम, निर्देशन, प्रशिक्षण व दिमाग में भरने की अवधारणाओं में अंतर कर पाने में मदद देगी। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की भिन्नता के बावजूद माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। सरकार चाहती है कि इसके सभी नागरिकों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। 1.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप सक्षम होंगे कि आप शिक्षा को इसके स्रोतों के साथ परिभाषित कर सकेंगे, शिक्षा की अवधारणा एवं इसकी प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे, शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा लोकतांत्रिक लक्ष्यों पर चर्चा कर सकेंगे, छात्रों में शिक्षा के माध्यम से मूल्यों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकें तथा विद्यालयी पढ़ाई, अधिगम, निर्देशन, प्रशिक्षण एवं भावना की अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे। 1.3 शिक्षा की अवधारणा। एक आम व्यक्ति की भाषा में हम यह समझते हैं कि शिक्षा एक क्षमता है जो एक व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर अथवा अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने में सहायता प्रदान करती है। अधिक विशिष्ट रूप से, शिक्षा व्यक्ति को सूचना तथा ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में ढलने के लिए सचेत बनाती है तथा उनके व्यवहार को भी अवांछित से वांछित में बदलती है। जॉन डीवी शिक्षा की व्याख्या एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में करते हैं जिसमें व्यक्ति अनुभवों की निरंतर पुनर्संरचना के बीच जीता है। इसका अर्थ है कि अनुभव अचल नहीं है, बल्कि अनुभवों की पुनर्संरचना होती है, जिसका अर्थ है कि शिक्षा हमें अनुभवों की पुनर्संरचना में सहायता प्रदान करती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि भारतीय परंपरा में शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन मात्र नहीं है, केवल विचारों की पौधशाला नहीं है अथवा नागरिकता के लिए एक विद्यालय, बल्कि यह सत्य की तलाश तथा सद्गुणों के अभ्यास में मानव मात्र की भावना एवं प्रशिक्षण के जीवन में एक प्रज्वलन है। उपरोक्त परिचर्चा यह बताती है कि शिक्षा व्यक्ति को अपने अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा मानव के संपूर्ण विकास में योगदान देती है। शिक्षा न केवल व्यक्ति को अपनी आजीविका के अर्जन के लिए तैयार करती है, बल्कि यह उसकी आत्मा एवं मस्तिष्क को भी शुद्ध करती है तथा उन्हें सत्य एवं सद्गुणों का अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। आइए हम शिक्षा की अवधारणा को व्युत्पत्ति की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। 1 मार्च 2001 शिक्षा की व्युत्पत्ति।
शब्द शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का अनुवाद है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एजुकेयर, एडुकेरे तथा एडुकेटम से हुई है। एजुकेयर शब्द का अर्थ है पोषण अथवा पालन करना। एडुकेरे शब्द का अर्थ है आगे की ओर बढ़ना अथवा बाहर लाना। एडुकेटम शब्द दो पदों ई तथा डुको को मिलाकर रचा गया है। यहाँ ई का अर्थ है एक गति जो भीतर से बाहर की ओर है तथा डुको का अर्थ है विकास करना अथवा प्रसंस्करण। जब हम उपरोक्त व्युत्पत्ति का विश्लेषण करते हैं तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एजुकेशन अर्थात शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का पोषण करती है। शिक्षा उन्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जा सकती है। इससे आगे शिक्षा उन्हें अपनी भीतरी क्षमताओं की अभिव्यक्ति में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा को संस्कृत के शब्दों शिक्षा तथा विद्या के अर्थ में भी परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शह हुई है जिसका अर्थ है नियंत्रित करना अथवा अनुशासित करना। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद से हुई है जिसका आशय है जानना। इसलिए संस्कृत के शब्दों शिक्षा तथा विद्या अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन के पर्यायवाची हैं। एजुकेशन अर्थात शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है तथा व्यक्ति को अनुशासित बनाती है। आइए अब हम महान शिक्षाविदों द्वारा दी गई शिक्षा की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करें। 1 मार्च 2002 शिक्षा की परिभाषाएं तथा उनका विश्लेषण। भारतीय तथा पश्चिमी दोनों ही विचारकों ने शिक्षा के संप्रत्यय को परिभाषित किया है। आइए हम उनमें से कुछ का विश्लेषण करें। भारतीय विचारक है शिक्षा कुछ ऐसी है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर तथा निस्वार्थ बनाती है। ऋग्वेद शिक्षा मुक्ति के लिए है। उपनिषद पृथ्वी पर बुद्धिमत्ता से अधिक शुद्धिकारक कुछ और नहीं है। ही पेयो शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। भगवत गीता मानव की शिक्षा का अर्थ है वह प्रशिक्षण जो व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त करता है। पाणिनि शिक्षा उस दैवीय सटीकता का प्रकटीकरण है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान होती है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना न प्रदान करे अपितु हमारे जीवन को अन्य सभी अस्तित्वों के साथ मधुर संबंध में तैयार करे। रवींद्रनाथ टैगोर शिक्षा जो ऐसे उपकरण प्रस्तुत करेगी जिससे व्यक्ति दिव्यता के लिए जी सके, देश के लिए, स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए जी सके, और यह ऐसे सभी विद्यालयों का आदर्श होना चाहिए जो स्वयं को राष्ट्रीय कहते हैं। श्री अरविंद पश्चिमी विचारक है शिक्षा बच्चे का भीतर से विकास है। रूसो शिक्षा का तात्पर्य है सार्वभौमिक मान्यता वाले उन विचारों को बाहर लाना जो प्रत्येक मनुष्य के मन में अंतर्निहित होती हैं। शुक्रात शिक्षा सही गति पर आनंद एवं दर्द की अनुभूति करने की क्षमता है। प्लेटो शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन है। अरस्तु शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सौहार्दपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी शिक्षा बच्चे के वैयक्तिकता का पूर्ण विकास है। शिक्षा अनुभवों के निरंतर पुनर्गठन से होकर जीने की प्रक्रिया है। टीपी नन्ना जॉन डीवी जब हम शिक्षा की उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं हम शिक्षा के निम्नलिखित गुणों के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शिक्षा व्यक्ति को निस्वार्थ, आत्मनिर्भर, संसार के बंधनों से स्वतंत्र बनाता है तथा व्यक्ति में पहले से विद्यमान दैवीय संपूर्णता को प्रकट करती है। शिक्षा व्यक्ति को दैवीय का एहसास कराती है तथा आध्यात्मिक रूप से कार्य कराती है। शिक्षा व्यक्ति को देश के लिए प्रशिक्षित करता है तथा उनमें राष्ट्र के लिए प्रेम को अंतर्निविष्ट करती है। शिक्षा हमारे जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ सौहार्दपूर्ण बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को समाज के साथ साथ देश के लिए तैयार करती है। शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों जिसमें अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियां शामिल हैं
के साथ सामंजस्य में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्ति को नए अनुभवों के निरंतर पुनर्गठन से होकर जीने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा का प्राकृतिक प्रगतिशील तथा सौहार्दपूर्ण विकास है। 1 मार्च 2003 शिक्षा का संकीर्ण तथा व्यापक अर्थ। शिक्षा की व्याख्या इसके संकीर्ण तथा व्यापक दोनों ही अर्थों में की जा सकती है। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ के अनुसार शिक्षा के एक औपचारिक ढांचे में शिक्षणाधिगम गतिविधियों का होना शिक्षा है। शिक्षा जिसे हम औपचारिक विद्यालय व्यवस्था से प्राप्त करते हैं। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ की व्याख्या करता है। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ के अंतर्गत पाठ्यचर्या, शिक्षक, छात्र, समय सारणी, शिक्षण पद्धतियां, शिक्षण सामग्रियां तथा मूल्यांकन प्रक्रियाएं शामिल हैं। शिक्षकों के कार्य जिनमें शिक्षकों द्वारा छात्रों को निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा छात्रों द्वारा वह ज्ञान प्राप्त किया जाता है जो उन्हें विद्यालय में पढ़ाया जाता है। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ के अंतर्गत आता है। शिक्षा के संकीर्ण ढांचे के अंतर्गत छात्रों को अपने आप को प्रदर्शित करने का बहुत सीमित अवसर प्राप्त होता है तथा उन्हें बहुत कम अवसर मिलता है कि वे अपनी संभावित क्षमताओं को नजर आने वाली क्षमताओं में बदल सकें। परंतु शिक्षा के इस स्वरूप की बहुत आलोचना की गई है क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। ज्ञान का अधिग्रहण शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, अपितु औपचारिक शिक्षा व्यवस्था निःसंदेह शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इसके विपरीत शिक्षा के व्यापक अर्थ का अभिप्राय उन सभी जीवन अनुभवों से है जिन्हें बच्चा विद्यालय में, घर पर, समाज में आदि प्राप्त करता है। शिक्षा जो कि एक बच्चा औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था द्वारा प्राप्त करता है, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ शिक्षा की व्याख्या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में करता है। जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, शिक्षा की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु तक जारी रहती है। जीवन के सभी अनुभव जो एक व्यक्ति द्वारा परिवार, मित्रों, समवय समूह, खेल के साथियों, वातावरण, क्लब के सदस्यों, सामाजिक आयोजनों, संस्कृति तथा त्योहारों, शिक्षकों व मार्गदर्शकों से अंतःक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उसे उसके व्यवहार तथा व्यक्तित्व को गढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ये सभी अनुभव शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। 1 मार्च 2004 शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति बहुत विस्तृत एवं जटिल है। इसे पूर्व के खंड में दी गई परिभाषाओं तथा व्याख्याओं के माध्यम से समझा जा सकता है। आइए शिक्षा के विशिष्ट प्रकृति को समझें। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म की शुरुआत से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें वे सभी अनुभव शामिल हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन के दौरान प्राप्त होते हैं। अनुभवों की निरंतर पुनर्संरचना शिक्षा की एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। शिक्षा देश का विकास करती है। शिक्षा समाज में बदलाव तथा देश में विकास लाती है। देश का विकास इस पर निर्भर करता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी स्थापित है। शिक्षा व्यक्ति के जीवकोपार्जन का माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति को आजीविका के अर्जन में सहायता प्रदान करती है। इसलिए यह शिक्षा के दाल रोटी के लक्ष्य के अंतर्गत आती है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया केवल शिक्षक तथा छात्रों के बीच द्विध्रुवीय सीमित नहीं है, अपितु इसमें समाज भी शामिल है। प्रत्येक शैक्षिक क्रियाकलाप समाज की बेहतरी के लिए है। अतः शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षकों, छात्रों तथा समाज के बीच नियमित अंतःक्रिया होती है। प्रत्येक शैक्षिक क्रियाकलाप का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने वाला समाज ही है। शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है।
इसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सौंदर्यबोध संबंधी, नैतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास शामिल है। एक पक्ष में विकास का अभाव व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को बाधित कर देता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी स्कूली पाठ्यचर्या में व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ केवल व्यक्ति को उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षित करना नहीं है, अपितु उन्हें उनका जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। यह व्यक्ति को कार्यों की दुनिया में शामिल होने के लिए ज्ञान तथा कौशलों के अर्जन में सहायता करता है तथा उन कौशलों के अर्जन में भी जो उन्हें अपने जीवन को जीने के लिए वांछित होता है। लोगों के साथ परस्पर क्रिया करना, विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना, सामाजिक भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, जीवन कौशलों से संबंधित मूल्यों का अर्जन आदि उन्हें अपने जीवन के लिए तैयार करते हैं। यह उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिए गए 10 मूल जीवन कौशलों जैसे कि आत्म जागरूकता, समानुभूति, समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, प्रभावी संवाद, अंतर्वैयक्तिक संबंध, तनाव का मुकाबला करना तथा भावनाओं का सामना करना के अर्जन में सहायता करता है। शिक्षा नागरिकों को देश के लिए तैयार करती है। शिक्षा नागरिकों को देश के लिए कार्य करने के लिए प्रशिक्षित तथा तैयार करती है तथा देशभक्ति का विकास करती है। इसलिए नागरिक शिक्षा सभी शिक्षा व्यवस्थाओं का अंग है तथा विद्यालयी पाठ्यचर्या में अभ्यास में लाया जाता है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें गुरु द्वारा विविध शिक्षणाधिगम गतिविधियों के माध्यम से शिष्यों को नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षा कला भी है और विज्ञान भी। शिक्षा कला और विज्ञान दोनों ही है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कुछ विशिष्ट विधियां, तकनीकें, युक्तियां, पाठ्यचर्या, संसाधन आदि का उपयोग छात्रों को सिखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब हम उपरोक्त विधियों तथा तकनीकों का उपयोग हमारे शिक्षण में करते हैं, हम कुछ विशिष्ट व्यवस्थित प्रक्रियाओं तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग छात्रों को सिखाने के लिए करते हैं। अतएव यह कहा जाता है कि शिक्षा एक विज्ञान है। दूसरी ओर अलग अलग शिक्षकों के शिक्षण में, उनके प्रस्तुतिकरण में, उदाहरण देने में तथा दृष्टांत अभिव्यक्ति आदि में भिन्नता हो सकती है, जो शिक्षण कला का निर्माण करती है। इसलिए शिक्षा को एक कला भी कहा जाता है। 1.4 शिक्षा के लक्ष्य उसके कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के लक्ष्य भी भिन्न हो सकते हैं। शिक्षा के लक्ष्य तात्कालिक अथवा दीर्घकालिक हो सकते हैं। शिक्षा के तात्कालिक लक्ष्य थोड़े समय में प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि किसी अकादमिक कार्यक्रम के पूरा होने के तुरंत बाद, जबकि शिक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत लंबा समय लगता है। उदाहरण के लिए, किसी के लिए दाल रोटी की व्यवस्था करना तथा स्वयं के लिए सिर पर छत का होना, स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना शिक्षा के तात्कालिक लक्ष्य हैं। वहीं राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकीकरण, विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय समझ आदि शिक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। ये शिक्षा के व्यापक लक्ष्य हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्राप्त करने की दृष्टि से शिक्षा के लक्ष्य विशिष्ट हो सकते हैं अथवा समाज या राष्ट्र की आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए वे व्यापक हो सकते हैं। इस खंड में हम शिक्षा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक लक्ष्यों के विवरण पर चर्चा करेंगे। 1 अप्रैल 2001 शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्तिपरक विचारकों के अनुसार एक व्यक्ति समाज से बढ़कर है। 8 व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्ति की पूर्ण क्षमताओं तक उसके विकास पर बल देता है।
टीपी नन्न, जो इस लक्ष्य के प्रबल समर्थक हैं, वह जोर देते हैं कि मानव के संसार में कुछ भी अच्छा प्रवेश नहीं करता सिवाय उसके जो कि पुरुषों एवं स्त्रियों के स्वतंत्र गतिविधियों के माध्यम से होता है, तथा यह कि शैक्षिक अभ्यासों को अवश्य ही सत्य के अनुरूप ही गढ़ा जाना चाहिए। सक्सेना एवं दत्त 2009 में उद्धृत उपरोक्त वक्तव्य इस बात पर बल देता है कि शिक्षा को व्यक्तियों का विकास उनकी अभिरुचियों, क्षमताओं तथा विशेषज्ञताओं के अनुरूप ही करना चाहिए। प्रकृतिवादी इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षा का अनिवार्य लक्ष्य व्यक्ति का स्वतंत्र प्रगति है। रूसो, पेस्टोल्जी, फॉरबेल, टीपी नन्न तथा अन्य ने शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य पर जोर दिया है। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के संकीर्ण तथा व्यापक दोनों ही अर्थ हैं। आइए हम शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के संकीर्ण तथा व्यापक अर्थों को समझें। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ है। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ व्यक्ति के सर्वांगीण तथा प्राकृतिक विकास पर बल देता है। शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य शिक्षा के प्रकृतिवादी विचारों के सिद्धांतों पर आधारित है। टीपी नन्न अपनी पुस्तक एजुकेशन में उल्लेख करते हैं कि शिक्षा को ऐसी परिस्थितियां अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए जिनमें वैयक्तिकता सर्वाधिक पूर्णता के साथ विकसित हो। अतः शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ व्यक्ति की अभिरुचियों, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा दिए जाने पर बल देता है, जिससे कि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप एक आजीविका का चयन कर सके। इसे शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ कहते हैं, क्योंकि यह केवल व्यक्ति के बेहतर जीवन तथा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके विकास पर केंद्रित है। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का व्यापक अर्थ है। इसके विपरीत शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का व्यापक अर्थ मनुष्य के व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है, जो समाज के विकास में योगदान देता है। जैसा कि एक व्यक्ति विस्तृत समाज का एक अंग है, समाज के विकास के बिना व्यक्ति के विकास का कोई अर्थ नहीं है। अतएव समाज का विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बच्चे का व्यक्तिगत विकास। टीपी नन्न ने यह रेखांकित किया कि व्यक्ति की शिक्षा का नियोजन व्यक्तिगत हित को प्राप्त करने के साथ साथ उस समाज के हित को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए कि जिसका कि वह एक अभिन्न अंग है। आगे टीपी नन्न उल्लेख करते हैं कि शिक्षा को बच्चे को इस बात में सहायता करनी चाहिए कि वह मानव जीवन की रंग-बिरंगी संपूर्णता में जितनी पूर्णता से संभव हो तथा जितनी भी उसकी प्रकृति उसे अनुमति दे उस अनुसार पूर्ण लाक्षणिक रूप से अपना वास्तविक योगदान दे सके। सक्सेना एवं दत्त 2009 में उद्धृत यह वक्तव्य इस बात पर बल देता है कि समाज के विकास में व्यक्ति का योगदान शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के व्यापक अर्थ का निर्माण करता है। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के समर्थन में तर्क है। निम्नलिखित तर्क शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के समर्थन में हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अभिरुचियां, क्षमताएं तथा मनोवैज्ञानिक अभिलक्षण विशिष्ट होते हैं। अतः उनकी क्षमताओं तथा अभिलक्षणों के अनुसार उनके संपूर्ण विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस अवधारणा का समर्थन किया जाता है। वैज्ञानिकों ने शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का समर्थन किया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की विकास के गति के अनुरूप बढ़ता एवं विकास करता है। व्यक्ति का जैविक विकास काफी प्राकृतिक है, परंतु इसे व्यक्ति को मदद देकर समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। प्रगतिवादियों के अनुसार व्यक्तियों द्वारा अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं अगली पीढ़ी में उसके प्रसार के लिए समाज की रचना की जाती है, जिससे कि सामाजिक प्रगति निरंतर चलती रहे। यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का विकास समाज के विकास की ओर ले जाता है। इसलिए समाज के विकास के लिए व्यक्ति का विकास अनिवार्य है। टीपी नन्न, रूसो, फॉरबेल तथा पेस्टोल्जी जैसे प्रख्यात शिक्षाविद शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का समर्थन करते हैं। नन्न जोर देकर टिप्पणी करते हैं कि वैयक्तिकता जीवन का आदर्श है।
शिक्षा की एक परियोजना को सर्वोच्च प्रकार की उत्कृष्टता के पोषण में उसकी सफलता से आंकना चाहिए। अच्छे नागरिकों के रूप में स्वयं के विकास के लिए व्यक्ति के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के समर्थक शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य की अवधारणा का भी समर्थन करते हैं। उनके अनुसार अच्छे नागरिक अच्छे इंसानों से बनते हैं। अतएव शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की विशिष्ट क्षमताओं का विकास होना चाहिए। इसलिए शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य स्वयं व्यक्तियों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के विरोध में तर्क। निम्नलिखित तर्क शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के विरोध में हैं। एक व्यक्ति समाज का एक सक्रिय सदस्य है। व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अस्तित्व के कारण ही है। इसलिए शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य द्वितीयक है, जबकि शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य प्राथमिक। जब समाज विकसित होता है, व्यक्ति का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिए शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य को शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य की तुलना में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हर व्यक्ति विशिष्ट होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जहाँ तक कि शारीरिक एवं मानसिक अभिलक्षणों की बात करें, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। यदि व्यक्तिगत लक्ष्य को महत्व दिया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न पाठ्यचर्या, विधियां तथा तकनीकों की रूपरेखा तैयार करनी होगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य अव्यवहारिक लगता है। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य के कारण समाज में असंतुलन हो सकता है, क्योंकि सामाजिक क्रियाकलाप के कई क्षेत्रों में कुछ लोग अधिक प्रभावशाली होंगे तथा अन्य कमजोर होंगे। व्यक्ति के ऊपर सामाजिक नियंत्रण न्यूनतम हो सकता है तथा इसके कारण समाज के शक्तिसंपन्न तथा वंचितों के बीच संघर्ष का कारण बन सकता है। समाज की समावेशी प्रकृति तथा इसका समावेशी विकास समय की मांग है। यदि हम शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य पर जोर देते हैं तो यह समाज की समावेशी वृद्धि तथा विकास को बाधित कर सकता है। इसलिए सामाजिक विकास को समावेशी होना चाहिए, जिसमें समाज के सभी व्यक्ति प्रेम, आनंद, सहानुभूति, सहयोग तथा नैतिक मूल्यों के साथ रह सकें। 1 अप्रैल 2002 शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य। कई शिक्षाविद शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य को शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य से अधिक महत्व देते हैं। जैसा कि व्यक्ति समाज का एक अंग है, समाज के विकास से व्यक्ति का विकास होगा। प्रख्यात शिक्षाविद रेमॉन्ड का दृष्टिकोण है कि एक एकाकी व्यक्ति कल्पना की एक कपोल कल्पना है। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य की व्याख्या बहुत अच्छी तरह करता है। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ है। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य का संकीर्ण अर्थ इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्कृष्ट शक्ति राज्य के पास होनी चाहिए। इस बात को लेकर आशंका हो सकती है कि नागरिकों पर राज्य के अनावश्यक नियंत्रण के कारण व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो सकता है। यह आगे चलकर व्यक्ति की सृजनशीलता को दबा सकता है। व्यक्ति का समाज के द्वारा दमन हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को समाज के बनाए नियमों से बंध कर रहना होगा। समाज कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित हो सकता है, जो पूरे समाज के लिए मानदंडों, नियमों तथा विनियमों का निर्धारण कर सकते हैं। समाज का यह तबका समाज में प्रमुख स्थान हासिल कर समाज के अन्य सदस्यों पर प्रभाव जमा सकता है। इसलिए शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य अपने संकीर्ण अर्थ में समाज को व्यक्तियों की तुलना बहुत अधिक महत्व देता है। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य का व्यापक अर्थ है। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य का व्यापक अर्थ शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य एवं सामाजिक लक्ष्य के बीच का मार्ग लेता है। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य को लोकतांत्रिक समाजवाद के बराबर माना जाता है। इसका अर्थ है कि समाज एवं व्यक्ति दोनों को बराबर महत्व दिया जाएगा। समाज आदर्श होगा तथा व्यक्ति समाज की बेहतरी के लिए कार्य करेगा। उसी समय में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समाज द्वारा संबोधित किया जाएगा। व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों को पूरा करने के लिए समाज द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य के व्यापक अर्थ में समाज और व्यक्ति दोनों ही एक दूसरे के विकास के लिए सहयोगपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य के पक्ष में तर्क है। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। एक व्यक्ति का अस्तित्व समाज के भीतर होता है। एक व्यक्ति की पहचान उस समाज से होती है जहां वह रहती बटा रहती है। अतः समाज को व्यक्ति से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मानव के बच्चे पशुवत आदतों एवं स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। यह समाज है जो व्यक्ति को एक सामाजिक जीव बनाता है। अतएव समाज को व्यक्ति से अधिक मूल्यवान समझा जाता है। एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पूर्ण करने के लिए समाज के द्वारा पोषित किया जाता है। इसलिए व्यक्ति को समाज की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। संस्कृति का विकास, संरक्षण तथा प्रसार समाज के 3 प्रमुख सरोकार हैं। इसलिए हर व्यक्ति को समाज के इन 3 प्रमुख सरोकारों के लिए कार्य करना चाहिए। यह समाज है जो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए यह व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने समाज तथा अपनी संस्कृति की रक्षा करे। रेमोंट के शब्दों में एक एकाकी व्यक्ति कल्पना की एक कपोल कल्पना है। इसलिए व्यक्तियों को चाहिए कि वे समाज को अवश्य ही स्थिर एवं व्यवस्थित बनाएं। सक्सेना एवं दत्त 2009 में उद्धृत। एक कहावत है, एकता में शक्ति है। यह सामूहिक जीवन के लाभों को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज में साझा सामाजिक मूल्यों के साथ कार्य करना तथा रहना चाहिए। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य के विरुद्ध तर्क है। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य के विरुद्ध तर्क निम्नलिखित है। शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है, क्योंकि मानव की क्षमता के संदर्भ में व्यक्तिगत भेद तथा मानव विकास के अन्य पहलू समाज द्वारा विचारित नहीं होते। सामाजिक विकास के वास्तविक योगदानकर्ता व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति को समाज से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। सामाजिक विकास के संकीर्ण अर्थ के अनुसार समाज व्यक्ति की तुलना में एक प्रभावी भूमिका अपना लेता है। इसलिए शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य की आलोचना की जाती है कि संभव है कि व्यक्ति तथा समाज के प्रति उसके योगदानों को स्वीकार्यता न प्रदान की जाए। समाज तथा राज्य को अत्यधिक महत्व दिया जाना व्यक्ति के अधिकारों एवं मूल्यों को कम कर सकता है। समता एवं समानता के मूल्यों तथा शिक्षा के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समाज द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है यदि समाज तथा राज्य व्यक्ति से अधिक प्रभावशाली हैं। कोई भी समाज उसमें मौजूद व्यक्तियों के विकास के बिना विकसित नहीं हो सकता। के बिना विकसित न यदि व्यक्ति की क्षमताएं जैसे कि बुद्धिमत्ता, अभिक्षमता, रवैया, सृजनात्मकता तथा ऐसी अन्य प्रतिभाएं उपेक्षित हो तो कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शिक्षा के व्यक्तिगत व शिक्षा के व्यय लक्ष्य को प्रमुखता दी जाती है। 1 अप्रैल 2003 शिक्षा का लोकतांत्रिक लक्ष्य लोकतंत्र पर उद्धृत करते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा समिति 1948 से 49 ने यह उल्लेख किया कि लोकतंत्र केवल एक राजनैतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। यह बिना जाति, धर्म, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना हर किसी को समान स्वतंत्रता व समान अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत एक लोकतांत्रिक देश के शिक्षा के लक्ष्य के निर्धारण को निर्देशित करता है। एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्तिगत आवश्यकता एवं सामाजिक आवश्यकता के बीच एक संतुलन की आवश्यकता होती है। शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय आदि लोकतांत्रिक मूल्यों को शामिल किए हुए होते हैं, जिन्हें देश के नागरिकों द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास के लिए व्यवहार में लाया जाता है।
आइए हम शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्यों के कुछ पक्षों बटा तत्वों को समझें। समाज के सभी सदस्यों को समान शैक्षिक अवसर दिया जाना चाहिए। एक विशेष स्तर तक बच्चों को अनिवार्य अथवा सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, जो सामान्यतया शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के रूप में जाना जाता है, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 6 से 14 वर्ष, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यह प्रत्येक लोकतांत्रिक देश का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को एक विशिष्ट स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वयस्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के द्वारा वयस्क निरक्षर अधिगमकर्ताओं के कौशलों एवं कार्यक्षमता को बढ़ाया जाता है, जिससे कि वे देश के विकास में योगदान दे सकें। इसलिए रात्रि पाठशाला, कौशल आधारित अल्पकालिक पाठ्यक्रम तथा अन्य आजीविका प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकते हैं। शिक्षा का लोकतांत्रिक लक्ष्य संस्थाई स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। इसका अर्थ है कि शिक्षा के संस्थानों के पास अपना स्वयं की पाठ्यचर्या विकसित करने तथा अकादमिक कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। शिक्षा का लोकतांत्रिक लक्ष्य शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास तथा वृत्तिक विकास पर जोर देता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था द्वारा शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण, पुनश्चर्या तथा थीम आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना शिक्षा का अन्य लोकतांत्रिक लक्ष्य है। इसमें छात्र के सभी पक्षों का विकास शामिल है, जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना भी शिक्षा का एक लोकतांत्रिक लक्ष्य है। शिक्षा के इस लक्ष्य का उद्देश्य नागरिकों को लोकतंत्र, राष्ट्र प्रेम के मूल्यों का अभ्यास कराना है और साथ ही उनमें वैश्विक बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ की भावना लाना है। शिक्षा का लोकतांत्रिक लक्ष्य एक गतिशील तथा विविधतापूर्ण पाठ्यचर्या, सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, स्थानीय तथा आजीविका संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना तथा खाली समय में की जाने के लिए गतिविधियों का प्रावधान करना भी है। शिक्षा का लोकतांत्रिक लक्ष्य विविध प्रकार की शिक्षण पद्धतियों तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कि भिन्न क्षमता वाले छात्र शिक्षण अधिगम गतिविधियों में आसानी से भाग ले सकें तथा उससे लाभान्वित हो सकें। शिक्षा का लोकतांत्रिक लक्ष्य छात्रों के आत्मानुशासन पर जोर देता है, न कि इसे छात्रों पर आरोपित करने पर। लोकतांत्रिक अनुशासन आत्मानुशासन पर में यकीन रखता है, न कि दमन अथवा बाध्यता पर। शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्य के अनुसार शिक्षक को एक मित्र, एक दार्शनिक तथा एक मार्गदर्शक माना जाता है। एक शिक्षक छात्रों के एक अच्छे समर्थक की तरह प्रदर्शन करता है तथा उनकी आजीविका के मार्ग पर एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है। शिक्षा का लोकतांत्रिक लक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा बच्चों को सक्षम एवं जिम्मेदार नागरिक बनाया जाना चाहिए तथा उन्हें भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 1.5 शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का विकसित किया जाना। शैक्षिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित करते हुए J.S. ब्रूबाकर 1962 ने कहा कि व्यक्ति के शिक्षा के लक्ष्यों को बताने का अर्थ उसी समय उसके शैक्षिक मूल्यों को बताना है। इसका अर्थ है कि वस्तुतः शिक्षा के लक्ष्य उन मूल्यों से संबंधित है जिन्हें व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है। आत्म शिक्षा तथा मूल्य प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सक्सेना तथा दत्त 2009 मूल्यों की व्याख्या व्यक्ति अथवा वस्तु के विशिष्ट गुण के रूप में करते हैं, जो उस व्यक्ति अथवा वस्तु को महत्वपूर्ण, सम्मान योग्य तथा उपयोगी बनाता है। यह गुण आंतरिक अथवा बाह्य अथवा दोनों ही हो सकता है। दार्शनिक नजरिए से मूल्य का अभिप्राय न तो वस्तु से है और न व्यक्ति से, बल्कि एक विचार, एक दृष्टिकोण से है।
एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु जो कि एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, उसके लिए मूल्यवान हो जाता है। आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ मूल्य एवं बाह्य अथवा वस्तुनिष्ठ मूल्य। हमारे विचार एवं हमारे विशिष्ट लक्षण हमारे आंतरिक मूल्य हैं, जो हमें हमारी गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कई आंतरिक गुण अप्रदर्शित रह सकते हैं, परंतु वे व्यक्ति को उसके जीवन में सहायता प्रदान करते हैं। आंतरिक मूल्य प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, क्योंकि वे केवल व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बाह्य मूल्य व्यक्ति के वैसे गुण हैं जो उसके द्वारा कई परिस्थितियों में प्रदर्शित किए जाते हैं। वे व्यक्ति की बाह्य अवलोकनों एवं मूल्य निर्णय का परिणाम होते हैं, जो कार्यों में परिणत होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वालों के बाह्य मूल्य उन्हें पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने, शिक्षण युक्तियों के सूत्रीकरण में तथा निर्देशात्मक गतिविधियों के लिए शिक्षणाधिगम संसाधनों के चयन में प्रभावित करते हैं। भौतिक मूल्यों के प्रकार। ब्रूबाकर 1962 ने अपनी पुस्तक मॉडर्न फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन में शैक्षिक मूल्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है, जो हैं तत्काल मूल्य 2, दूरस्थ मूल्य व सामान्यतया व तत्काल मूल्य। ये मूल्य सामान्यतया बच्चे के जैविक तथा मनोवैज्ञानिक से संबद्ध होते हैं। यदि कोई बैडमिंटन में रुचि रखता है तथा उसे बैडमिंटन खेलने का अवसर मिलता है, तो वह तुरंत ही बैडमिंटन खेलने की अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। यदि एक बच्चे को ललित कला में रुचि है और वह ललित कला को पसंद करता है, वह गतिविधियों में शामिल होकर अपनी कलात्मकता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उपरोक्त दो उदाहरण तत्काल आवश्यकताओं की व्याख्या करते हैं तथा उन्हें व्यक्ति के कार्यकलाप द्वारा पूरा किया जाता है। 2 दूरस्थ मूल्य। ये मूल्य मनुष्य की बुद्धिमत्ता से जुड़े हैं तथा तार्किक आवश्यकताओं का निर्माण करते हैं। कभी कभी तार्किक आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन होता है। हर छात्र को विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों से सर्वाधिक लाभ अर्जित करने के लिए तार्किक चयन करना पड़ता है। अतएव ये मूल्य आवश्यकताओं के तार्किक चयन से संबंधित हैं। दूरस्थ मूल्यों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जो हैं सहायक मूल्य तथा आंतरिक मूल्य। सहायक मूल्यों को अच्छा माना जाता है क्योंकि वे किसी कार्य के लिए अच्छे हैं। ये मूल्य व्यक्ति के स्वयं के लिए सहायक है। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा एक संगीतकार बनना चाहता है, ताल तथा स्वर का ज्ञान उसके लिए उपयोगी होंगे। ताल तथा स्वर का यह ज्ञान बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं हैं, जो उसे संगीतज्ञ बनने में सहायक होंगे। हो सकता है कि यह सहायक मूल्य अन्य पेशों के लिए उपयोगी न हो, परंतु यह व्यक्ति के स्वयं के लिए मूल्यवान है। आंतरिक मूल्य एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु के भीतर मौजूद मूल्य हैं, जो उसे अच्छा बनाते हैं। ये मूल्य एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु के अंतर्निहित गुण हैं। यदि एक कक्ष में मौजूद फर्नीचर अच्छा है तथा छात्रों एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी है, यह कहा जा सकता है कि फर्नीचर में आंतरिक मूल्य विद्यमान हैं। 3 सौंदर्यबोध संबंधी मूल्य। वैसे मूल्य जो हमें आनंद, खुशी आदि देते हैं, उन्हें सौंदर्यबोध संबंधी मूल्य कहते हैं। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में कई सौंदर्यबोध संबंधी मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें हमारी पाठ्यचर्या तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। 4 लोकतांत्रिक मूल्य। हमारे संविधान में समाहित मूल्यों को भी शैक्षिक प्रक्रियाओं में अभ्यास में लाया जाना चाहिए। समता, समानता, राष्ट्रीय एकता, अनेकता में एकता, अधिकारों एवं कर्तव्यों, स्वतंत्रता आदि ऐसे लोकतांत्रिक मूल्य हैं जिन्हें हमारी शिक्षा व्यवस्था में समाहित किया जाना चाहिए। 5 नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य जैसे कि सत्य, अच्छाई, ईमानदारी, सहानुभूति तथा समानुभूति, संबद्धता, सहयोग,
आदि को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाए जाने की आवश्यकता है। 1.6 विद्यालयी पढ़ाई, अधिगम, निर्देशन, प्रशिक्षण, शिक्षण तथा अंतर्निवेशन से शिक्षा की भिन्नता। लोग कभी कभी विद्यालयी पढ़ाई, अधिगम, निर्देशन, प्रशिक्षण, शिक्षण तथा दिमाग में भरने को शिक्षा की अवधारणा के रूप में देखने लगते हैं। यद्यपि शिक्षा की प्रक्रिया से इन शब्दों का करीबी रिश्ता है, परंतु ये शिक्षा शब्द से भिन्न हैं। आइए हम शिक्षा तथा इन शब्दों की भिन्नता पर चर्चा करें। शिक्षा है शिक्षा व्यापक अर्थ में जन्म से मृत्यु तक अथवा गर्भ से समाधि तक विकास की प्रक्रिया है। इस अर्थ में शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समस्त ज्ञान, रवैया, कौशल तथा अनुभव शामिल हैं। इस प्रकार जीवन में सभी अनुभव शैक्षिक प्रकृति के बन जाते हैं तथा शिक्षा की प्रक्रिया सभी व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिस्थितियों में जारी रहती है। इस अर्थ में शिक्षा में निश्चित तौर पर मूल्यों, रवैये तथा कौशलों के अंतर्निविष्ट के सभी प्रयास शामिल होंगे जिन्हें समाज बच्चों को देना चाहता है। विद्यालयी पढ़ाई एक औपचारिक परिस्थिति में आवश्यकताओं, सामाजिक एवं व्यक्तिगत के अनुरूप सचेतन रूप से ज्ञान, मूल्यों तथा कौशलों को प्रदान किए जाने की प्रक्रिया विद्यालयी पढ़ाई स्कूलिंग है। इसका सार यह है कि प्रदान किए जाने वाले अनुभव की दृष्टि से विद्यालयी पढ़ाई स्कूलिंग एक सीमित शैक्षिक अभ्यास है। यह मानव जीवन के एक विशिष्ट भाग तक भी सीमित होती है, जो है बाल्यावस्था से तब तक जब व्यक्ति विद्यालय की पढ़ाई समाप्त करता है, जबकि शिक्षा की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम वह प्रक्रिया है जो अभ्यास या अनुभव के परिणामस्वरूप कमोबेश व्यवहार के स्थायी बदलाव में प्रतिफलित होती है। अन्य कोई भी व्यवहार जो मानव व्यक्तित्व के किसी भी पहलू में तुलनात्मक रूप से कम स्थायी बदलाव लाता है, वह अधिगम का परिणाम हो सकता है। तुलनात्मक रूप से शिक्षा व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव की क्षमताओं एवं शक्तियों के सौहार्दपूर्ण विकास से जुड़ी हुई है, जबकि अधिगम व्यवहार के विशिष्ट परिवर्तन में प्रतिफलित होता है। शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व को गढ़ना चाहती है तथा व्यक्ति की क्षमताओं को एक वैश्विक नजरिए से देखती है। दूसरी भिन्नता यह है कि अधिगम सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है, जबकि शिक्षा सदैव सकारात्मक होती है। प्रशिक्षण गतिविधियों की एक श्रृंखला है जिसमें निर्देशन, अभ्यास आदि शामिल हैं, जिससे कि वांछित आदतों का सृजन किया जा सके अथवा जीवन के विशिष्ट पहलुओं अथवा आजीविकाओं में व्यवहार परिवर्तन प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण आदि। प्रशिक्षण का लक्ष्य एक चुने गए क्षेत्र में विशिष्ट कौशलों का विकास एवं प्रोत्साहन किया जाना होता है, जिसका दृष्टिकोण प्रशिक्षण दिए जा रहे व्यक्ति को संबद्ध क्षेत्र अथवा कार्य में विशेषज्ञ बनाना होता है। प्रशिक्षण को एक विशेष पक्ष में कौशलों के विकास के रूप में देखा जा सकता है, जबकि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास से जुड़ी हुई है। शिक्षण मानव के व्यवहार में वांछित बदलावों को लाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाले माध्यम है। शिक्षण में छात्रों को विचारों, मूल्यों, कौशलों, सूचनाओं तथा ज्ञान का संप्रेषण किया जाना शामिल है। यह संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। शिक्षा व्यक्ति में प्रभावी अधिगम को लक्ष्य करता है, जिसमें दृष्टि उन्हें शिक्षित किए जाने पर होती है। शिक्षण अन्य शिक्षाप्रद अनुभवों के साथ व्यक्ति को शिक्षित करने का एक उपकरण बन जाता है। अंतर्निवेशन दिमाग में भरना अंतर्निवेशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों में विचारों, रवैये अथवा विश्वासों के समुच्चय को बिना तार्किकता में प्रवेश किए अंतर्निविष्ट कराया जाता है। अंतर्निवेशन ज्ञान तथा कौशलों से जुड़ा हुआ है, जिसे व्यक्ति शिक्षण द्वारा प्राप्त करता है। 1.7 सारांश। इस पाठ्यक्रम की पहली इकाई ने विभिन्न दृष्टिकोणों से शिक्षा की अवधारणा को रेखांकित, शिक्षा की अवधारणा को किया। शिक्षा के उद्देश्य को शिक्षा के संप्रत्यय एवं प्रकृति के संदर्भ में विस्तारित किया गया।
शिक्षा का व्यापक अर्थ जो कि व्यक्ति को राष्ट्र के विकास के लिए तैयार करता है तथा राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करने को शिक्षा के सामाजिक तथा लोकतांत्रिक लक्ष्य के अंतर्गत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह भी समझ सकते हैं कि शिक्षा के लक्ष्यों में व्यक्ति की उन क्षमताओं को विकसित करना भी है जो उसमें होती हैं तथा उसी समय में समाज के विकास की दिशा में योगदान देना। मूल्य शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। इसलिए शिक्षा के माध्यम से मूल्यों को उत्पन्न करना भी हमारी विद्यालयी पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अंत में शब्द जैसे कि विद्यालयी पढ़ाई, स्कूलिंग, अधिगम, निर्देशन, प्रशिक्षण व दिमाग में भरना इकाई में इनकी व्याख्या उदाहरणों के साथ की गई है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।